अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़ालिदा हुसैन का अफ़साना शहर पनाह पढ़ेंगे। उनके उनकी अफ़सानवी किताब पहचान में से। अब जो कुछ दिनों से उसे एक नया रोग लग गया था। उसकी भला किसी को क्या खबर हो सकती थी, और फिर उसका ज़हन इतनी वज़ाहत के साथ सोचने के काबिल भी कब रहा था कि वो उस पल पल बढ़ते अंधेरों को अल्फाज में महसूस कर सकती। सोच का तसलसल तो खैर बड़ी चीज़ थी। सबसे बड़ी बात तो ये भी थी कि जब वो घुप अंधेरा उभरता तो एक लम्बे तक की मोहलत न देता। एक छपाके में सब कुछ अंधेरार में गिर जाता। अंधेरा उसके कानों, उसकी आंखों में अटक जाता, यहाँ तक कि सांस के साथ वो कालक उसके अंदर उतर जाती। बात कहाँ से और कब शुरू हुई, उसका फैसला बहुत दुश्वार बल्कि नामुमकिन था। उसके लिए चीज़ें बगैर किसी आगाज़ के शुरू होती थीं। अब मसलन वो अगर इस बात का होश लगाने लगती कि वो कब से आईने के सामने खड़ी अपने आप को पहचानने की कोशिश किया करती है, तो बात जाने कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अब से कुछ अर्सा पहले तो वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने वक्त बहुत अच्छा गुजरता था, मगर अब उसमें ज़हनी सफ़र की कतन सकत ना रही थी। दरअसल उसके पास यही एक कदम भर ज़मीन थी, वही एक कदम जो अब मौजूद था। उसके अलावा और पीछे कुछ भी ना था। फिर ये कुछ वाक़यात ही का मसला ना था, बहुत से इंसानों का मसला भी था। वो इंसान जो उसके इर्द गिर्द बड़े इत्मीनान से बैठे मुस्कराया करते थे, घर और दफ्तर के कामकाज में मसरूफ़ होते थे और चलते फिरते थे, जो इस चीज़ से कतन वाकिफ़ ना थे कि दरअसल वो कुछ अपने आप को समझते हैं, दूसरों को वैसे नज़र नहीं आते। मसलन अम्मी, अच्छू, सफ़िया बाजी, गुड्डू बाजी और उनके अलावा कि एक किस्म के लोग थे, इंसानों की दूसरी किस्म थी। माली, बूटा, गुलाम हुसैन और नौजो बेगम, और इंसानों की तीसरी किस्म यानी ज़फ़र और महज ज़फ़र। और उन सब को मालूम ना था कि दरअसल उन्होंने अपने आप को कभी नहीं देखा। वो दरअसल उस वक्त अपने आप को देख पाएंगे जब और देखने वाली और देखे जाने वाली आँख एक हो जाएगी। मगर ये भी कोई इतना बड़ा हादसा ना था। अगर लोग अपने आप को नहीं देख पाते थे तो ना सही, उसके ज़हन में तो बहरहाल सबके सब शतरंज के पहरों की तरह अपनी अपनी जगह सजे सजाए खड़े थे। अब अगर सफ़िया बाजी उसे दरख्तों पर चढ़ने और अच्छू की साइकिल चलाने से मना करती और आए दिन अब्बा जी से उसकी शिकायतें किया करती, तो उससे भी सफ़िया बाजी और अब्बा जी उसके जहन में पीछे बसात में अपने अपने मुकाम से ज़रा भी तो ना सिरकते, और उनको यूँ पूरी तरह से देख सकते से उसको बड़ा सुकून मिलता। सफ़िया बाजी में और उस तमाम घटियापन के बावजूद एक दिलकश गर्मी थी जिससे उसको बेपनाह मोहब्बत थी। अब मसलन ये प्यार का मस्ता भी पहाड़ बना उसके सामने खड़ा था। जो इंसान शिद्दत से अच्छा लगता है उसे देखकर दुख सा क्यों होता है, दिल डूबने क्यों लगता है। और अब्बा जी बावजूद यका आधी आधी रात को दबे बाहों आकर दरवाजे में दस्तक दिया करते, उससे सर्दियों की रातों में गर्म बिस्तर छोड़कर दरवाज़ा खोलना ही पड़ता। सबसे बढ़कर वो शाम ढले से आधी रात की अजियत बर्दाश्त करना पड़ती, जब तमाम घर में खामोश बेबसी झुककर आती थी। सदाओं का शहर गहरा हो जाता था। शहदूद के पत्तों में हाथ से सरसराने लगते थे। अम्मी मगरिब की नमाज के बाद चौकी पर तस्बीह फेंकती और गुड्डू रहल पर सिपारा रखे कल के खलों की तरह आगे पीछे झूलती सबक पड़ती जाती। बरामदे की इज्जत बत्ती हौले हौले झपकती रहती। सफ़ेद दीवार पर बत्ती के करीब छिपकलियाँ कीड़ियों पर लपकती, मोटे मोटे फूले फूले पेटों वाली जर्द छिपकलियाँ जो कभी कभी धप से ज़मीन पर आन गिरती और लम्हा भर को साकित रहने के बाद तेज़ी से दीवार की तरफ बढ़ जाती। फिर रात के खाने के बाद एक एक करके बत्तियाँ बुझने लगती, सड़क खामोश होने लगती, गुलाबदार रोड़ियाँ की अब्सदा दूर दूर तक दीवारों से टकरा के डूब जाती। हर आहट पर दिल की धड़कन रुक सी जाती। बाहर गली से कोई गुजरता तो उसे मालूम लगता, यूँ लगता है जैसे अब्बा जी के कदमों की आवाज़ कहीं उसके दिल से ही उठ रही हो, मगर उसे मालूम होता कि अभी उनके आने का वक्त नहीं। सफ़िया बाजी के कमरे से आने वाली रोटियों की धीमी धीमी आवाज़ भी
बंद हो जाती। फिर छत पर धमाधम कुत्ते कूदने लगते और यूँ लगता है जैसे चोर दीवार पर फांद रहे हों। उसे डर नहीं लगता था, मगर उस कैफियत से दहशत आती थी जब कोई अचानक हादसा उसके सामने लहू की दीवार बनकर आन खड़ा होता। सफिया बाजी ने उसको अंधेरे और कुत्तों से डरते देखकर एक बार बड़े मुज़ाहिका खेज अंदाज में कहा था, तुझे जान इतनी प्यारी क्यों है? उसे खुद भी एहसास था कि जान के इतना चीज रखना बड़ी घटिया सी बात है, मगर हकीकत ये थी कि उसे जान इतनी प्यारी ना थी। दरअसल उसे मंजर खौफजदा करते थे, हाथ से नहीं, क्योंकि मंजर तो वजूद पाने से पहले ही उसके जहन में मौजूद होते हैं और उसे मालूम होता कि बाहर जब वो बाहर की दुनिया में सामने आन खड़े होंगे तो कुत्ते भयानक होंगे। बहरहाल ये मनाज़िर हादसों की बहुत ही बड़ी उलझी सी थी। मसलन ये कि आखिर मंजर खुद हादसे से किस हद तक अलग है। चुनाचे छत पर कदमों की धमक, गली से गुजरती मोटरों की आवाज़ और इन सब को लपेटता हुआ किसी हादसे का इंतजार, ये सब कुछ आधी रात तक उसे जगाए रखता। अंधेरे के सलसलों को घंटों के गजर काटते चले जाते। जहन में अब्बाजी को पेश आ सकने वाले बेशुमार हादसे ऊपर ऊपर कर डूबते रहते और सबसे ज़्यादा फिक्र तो उसे ही होती कि सलामती के साथ अपने कमरे तक पहुंच जाए। जब दरवाजे पर धप धप भारी दस्तक होती और डूबे डूबे सुरों में गुनगुनाने की सदा आती तो झपट कर दरवाजे की कुंडी खोल देती। उसे ऐसे में वो अब्बा जी की तरफ देखती नहीं थी। उसे मालूम था कि वो कोशिश के बावजूद उनसे नफरत ना कर सकेगी। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल देते और उस वक्त तक दम साधे सुनती रहती जब तक उनके भारी बूटों के फर्श पर गिरने की आवाज़ ना आती और लरज़े है मोजे में तेरी रफ्तार देखकर की सदा ख़त्म ना हो जाती। इस हालत में भी अब्बा जी ऐसे मुश्किल मुश्किल शेर गाया करते थे उसको आज तक समझ नहीं आई। अम्मी ऊंची आवाज में कलमा पढ़ती हैं, फिर सुकून छा जाता। खर्राटों की आवाज़ें गूंजने लगती। एक स्या पहाड़ उसके सीने से टल जाता। अब वो अपने खाली खाली जहन के घोर अंधेरे में पड़े इत्मीनान से झांकती।